मई 1942 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जबरदस्त हमला करते हुए मित्र राष्ट्रों की सेना को बर्मा से खदेड़ दिया। बर्मा थिएटर की कमान एक अमेरिकी जनरल के हाथ में थी। नाम था जोसेफ स्टिलवेल, जो विनेगर भी कहते थे इनको। स्टिलवेल अपने साथ लगभग 1000 फौजी और सिविलियंस को लेकर बर्मा के घने जंगलों से पैदल भारत लौटे। ये यात्रा 210 किलोमीटर की थी और लौटने के बाद इस पूरे कैंपेन की छानबीन हुई, क्यों आ रहे, आगे क्या करें वगैरह। इधर जब ये सब कुछ चल रहा था, चीन में चियांग काई शेक जापानी आक्रमण का सामना कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही चीन पर भी जापान का कब्जा हो जाएगा। यानी स्टिलवेल के आगे दो मुसीबतें थी। बर्मा का कैंपेन तो कमोबेश फिर भी संभव था, लेकिन भारतीय कमांड से चीन को मदद देना लगभग नामुमकिन था। इसका कारण था चीन तक पहुंचने के लिए पूर्वी हिमालय की चोटियों को पार करके जाना पड़ता था और इसके लिए लगते थे कार्गो प्लेन्स। DC-3, C-39, C-53 मॉडल के विमान अमेरिकी मेड थे। इन्हें डिब्रूगढ़ आसाम से चीन के कुनमिंग प्रांत तक जाना होता था। मित्र राष्ट्रों की मदद के बिना चियांग काई शेक जापान का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए इन विमानों से लगातार सप्लाई भेजी जानी जरूरी थी। लेकिन यह हवाई यात्रा इतनी मुश्किल थी कि तब इसका नाम पड़ गया था स्काईवे टू हेल, यानी नर्क का रास्ता। सोचिए, हिमालय के ऊपर 12 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इन प्लेन्स को लगभग 850 किलोमीटर की हवाई यात्रा करनी पड़ती थी, वो भी बिना रुके। इस दौरान बर्फीले तूफानों के बीच 0 से भी कम तापमान में उड़ान भरनी पड़ती थी। ऊपर से न 21वीं सदी जैसे नेविगेशन सिस्टम थे, न ही मौसम के उपकरण जो बता रहे हैं कि मौसम कैसा होने वाला है। दुर्घटना होने के पूरे चांसेस होते थे और दुर्घटनाओं का आलम यह रहा कि पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका के 500 एयरक्राफ्ट गायब हुए, 1200 फौजी मारे गए और इनमें से 416 का कभी कुछ पता भी नहीं चला। इन दुर्घटनाओं के चलते इस रूट को एक और नाम मिला, दी एल्यूमिनियम ट्रेल, क्योंकि इस रास्ते पर आगे कई दशकों तक विमानों के पुर्जे मिला करते थे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार हर महीने लगभग 8 विमान इस रूट पर गायब हो जाया करते थे। फिर भी क्या करते, सप्लाई पहुंचाना तो जरूरी था ही, वरना चीन हाथ से निकल जाता। बहरहाल इसी दौरान जनरल स्टिलवेल ने एक नए प्लान का सुझाव दिया। क्या था प्लान? इस प्लान के तहत भारत से बर्मा होते हुए चीन तक एक सड़क बनानी थी। 1700 किलोमीटर लंबी यह सड़क द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था। कैसे तैयार हुई यह सड़क, क्यों इस सड़क को अ माइल अ मैन का नाम मिला और 21वीं सदी में इस रोड का हाल अब क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम हमारा तारीख। असम के तिनसुकिया जिले में एक छोटा सा कस्बा है, नाम है लेडो। 1 दिसंबर 1942 को यहीं से सड़क बनाने की शुरुआत हुई। लेडो को चुनने का एक खास कारण भी था, ये कि यह इलाका कलकत्ता और कराची से आने वाली रेल लाइन के मुहाने पर पड़ता था। अमेरिका से बुलडोजर, क्रेन, स्टीम रोलर और कई भारी भरकम उपकरण लाए जाने थे और ये पूरा उपक्रम 19,000 किलोमीटर की लंबाई पे 2 महासमुद्रों और 3 महाद्वीपों को पार करके पूरा किया जा रहा था। रोड बनानी तो शुरू हो गई, लेकिन यूएस में कई लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। सबको लग रहा था कि यह असंभव काम है, लेकिन स्टिलवेल किसी हाल में हार मानने को तैयार नहीं हुए। स्टिलवेल के बारे में मशहूर था कि वो एकदम अक्खड़ मिजाज के आदमी थे। एक बार किसी सैनिक ने उनके व्यवहार से तंग आकर उनका एक कार्टून ही बना दिया, जिसमें स्टिलवेल सिरके की बोतल से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। कहने का आशय था कि उनका मिजाज बहुत ही खट्टा था, जो विनेगर। बहरहाल स्टिलवेल को जब ये पता चला कि ऐसा कोई कार्टून है, उन्होंने कार्टून को अपने कब्जे में लिया और अपने सारे दोस्तों को दिखाया भी। तब से स्टिलवेल का नाम पड़ गया विनेगर जो। अब चियांग काई शेक के साथ उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी, इसलिए वो उसे मूंगफली बुलाया करते, क्योंकि मूंगफली उन्हें बिल्कुल नहीं पचती थी। स्टिलवेल के मातहत एक कर्नल होते थे, कर्नल लुईस पिक। पिक को रोड बनाने का जिम्मा दिया गया। अब पिक की आदत यह थी कि वो हर सुबह सड़क के मुआयने पर निकलते और अपने सैनिकों को हर दिन का टारगेट दे। मौसम का हाल यह था कि हफ्ते में सिर्फ 6 दिन बारिश होती और ऐसे में भी सड़क का काम जारी रहता। तब के एक अखबार सीबीआई राउंडअप के अनुसार पिक का आदेश था कि 24 घंटे में 5 मील सड़क बनानी है। अमेरिकी लोग थे, ये मीट्रिक सिस्टम में मानते नहीं थे, तब भी, अभी भी नहीं मानते हैं। 5 मील। एक दिन गुस्से में आकर एक सार्जेंट ने कह दिया कि ये बेवकूफ मुझे समझता क्या है, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं। इस बीच जापानी स्नाइपरों, मच्छरों, मलेरिया आदि का खतरा भी लगातार बना रहता। सैनिक हर रोज कहते कि यह काम असंभव है और फिर दोबारा काम पर वो लग जाते।
इस इलाके में इतनी बारिश होती थी कि हर रोज कई सौ मजदूर बीमार पड़ते। ऊपर से मुश्किल इलाके में कहीं पहाड़ था तो कहीं जंगल था। दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज इस सड़क को बनाने में 3 लोग मारे जाते। इसलिए इस सड़क को एक नाम मिला, अ माइल अ मैन, यानी हर मील सड़क पर एक जिंदगी ली जाती थी। इस पूरी रोड को बनाने में 1 करोड़ 30 लाख क्यूबिक यार्ड बराबर मिट्टी हटाई गई। यानी अगर एक फुटबॉल फील्ड को गोल पोस्ट तक खोदा जाए तो लगभग ऐसे 560 फुटबॉल के मैदानों के बराबर मिट्टी हटाई गई। चार्ल्स ग्लीम अमेरिका की 330 इंजीनियर्स फोर्स के कमांडर थे। उन्होंने तब कहा था कि दुनिया में इससे मुश्किल इंजीनियरिंग का काम आज तक नहीं हुआ। स्क्रीन पर दिख रहा है ये चित्र आप देख लीजिए। हजारों फुट की ऊंचाई से लिया हुआ ये चित्र किसी नदी से दिखाई पड़ता है। ऐसा ही ख्याल आया था लॉर्ड माउंटबैटन को जब 1944 के आसपास वो युद्ध के मोर्चे पर पहुंचे। हवा में उड़ान भरते हुए माउंटबैटन ने अपने स्टाफ से पूछा कि इस नदी का नाम क्या है। साथ में चल रहे अमेरिकन अफसर ने जवाब दिया कि सर ये नदी नहीं, ये लेडो रोड है। सड़क बनाने में अमेरिका के लगभग 28,000 जवान लगे हुए थे। वहीं चीन की तरफ चीनी मजदूर और भारत की तरफ चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को भी लगाया गया। इस रोड का एक स्याह पहलू ये भी है कि इस काम में जिन अमेरिकी फौजियों को तैनात किया गया था उनमें से अधिकतर अश्वेत थे और मारे जाने वालों में से भी अधिकतर संख्या उन्हीं की थी। ऐसा ही एक फौजी था हर्मन पेरी। भयंकर बारिश में काम करते हुए पेरी को बहुत ही मुश्किल हो रही थी। एक रोज गुस्से में आकर उसने एक लेफ्टिनेंट की हत्या ही कर दी। इसके बाद पेरी वहां से भाग गया। पेरी ने भागकर नागा जनजाति के पास शरण ली। यहाँ कुछ वक्त रहकर उसने कबीले के एक सरदार की बेटी से शादी की। पेरी की जिंदगी आराम से बीत रही थी, तभी नागाओं के गांव में एक अश्वेत के होने की खबर चारों तरफ फैल गई। यह खबर सुनकर अमेरिकी अधिकारियों ने पेरी को पकड़ा और उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। करीब 3 साल की मेहनत और लगभग 60,000 लोगों की कोशिश के बाद 9 जनवरी 1945 को सड़क का काम पूरा हो गया। 12 जनवरी के रोज इस रोड से पहली खेप भेजी गई जो 1736 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 4 फरवरी को चीन पहुंची। स्टिलवेल अब तक कमांड से हटाए जा चुके थे। इसके पीछे चियांग काई शेक का ही हाथ था, जिन्होंने अमेरिकियों पर उन्हें हटाने का प्रेशर डाला। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब सड़क बनकर तैयार हुई तो चियांग काई शेक ने सड़क का नाम स्टिलवेल के नाम पर ही स्टिलवेल रोड रखा। इस सड़क को बनाने में तब $150 मिलियन का खर्च आया था। 2022 के हिसाब से रकम करीब 1,640 अरब रुपए बैठती है। इतनी रकम खर्च करने के बावजूद ये सड़क सिर्फ 7 महीने के लिए इस्तेमाल में लाई गई। अगस्त में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट कर दिए और युद्ध वहीं खत्म हुआ। वर्तमान में इस सड़क का क्या हाल है ये भी जान लेते हैं। 2022-23 की बात करें तो चीन ने अपने हिस्से की लगभग 632 किलोमीटर रोड दोबारा तैयार कर ली। भारत के हिस्से की 64 किलोमीटर सड़क साल 2019 तक यूं ही बर्बाद हालत में रही, जिसके बाद इसके कुछ हिस्से को दोबारा बनाने की कोशिश की गई। समय समय पर अरुणाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों की सरकारों की तरफ से मांग की जाती रही है कि इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि ये सड़क बर्मा और उन राज्यों के बीच व्यापार के नए अवसर खोल सके। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से ये एक नाजुक मामला माना जाता है। चीन के इरादे आप देख ही रहे हैं। बर्मा में इस सड़क को पुनर्जीवित करने का ठेका चीनी कंपनियों को ही मिला हुआ है। इसलिए एक डर ये भी है कि किसी रोज अगर युद्ध हुआ तो चीन इस रास्ते आराम से भारत में घुस आएगा। वैसे ये बहुत लंबे समय से चीन को लेकर भारत की असुरक्षा रही है कि बॉर्डर एरियाज में इसीलिए डेवलपमेंट नहीं करना है कि उस डेवलपमेंट का इस्तेमाल चीन हमारे खिलाफ कर लेगा। अब धीरे धीरे ये बात खत्म हो रही है, उस असुरक्षा से हम बाहर आ रहे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो चीन से लगी सीमा है LAC, वहां पर भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में एक हाईवे भी बन रहा है जो पूरा का पूरा LAC को कवर करते हुए जाएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर रोकते हैं, विदा लेते हैं। इसे लिखा है कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया है हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए द लगन टॉक।